हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जो अपनी विज्ञान की किताब है उसका पहला चैप्टर है। सबसे पहले उसमें कुछ उदाहरण है। तो अपने दैनिक जीवन की कुछ परिस्थितियों के बारे में ध्यान से देखिए। अपने घर में आसपास में जहाँ पर भी कुछ परिस्थितियाँ पैदा होती है, वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी है। जैसे गर्मियों में अपने कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, ये परिस्थिति है एक। लोहे का जो तवा, तसला, कील है, उसको आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, ये भी एक परिस्थिति है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, ये एक परिस्थिति है। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां हैं जो दैनिक जीवन में घटित होती है। इनमें हमको जो शुरुआत की परिस्थिति की बात करें हम, कि कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। तो पहले तो दूध गर्म था, अब दूध को खुला छोड़ दिया, तो धीरे धीरे वह ठंडा होता हुआ बिल्कुल कमरे के तापमान पर आ जाता है। जब तक दोनों का तापमान समान नहीं हो जाता, वो कमरे के ताप पर वापस आ जाता है। उसके बाद में ये सारी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ अभिक्रिया भी होती है। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये बात आगे सिद्ध हो जाएगी। तो हमने कौन कौन सी परिस्थितियाँ ली थी। भोजन पकाया था, भोजन को पकाने में सूखा आटा, आटे में पानी मिलाया, पानी मिलाकर उसको गूंथ दिया हाथों से। अब उसको तवे पे चढ़ा के उसकी रोटी बन गई। तो परिस्थिति बदलते बदलते जो सूखा आटा है उसकी जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो गई। वैसे ही अंगूर का किण्वन, तो ये सारी परिस्थितियां हैं, वो एक परिवर्तन का उदाहरण है। और परिवर्तन का उदाहरण लेके हम ये समझ सकते हैं कि कौन से परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई। एक क्रियाकलाप करते हैं। उसके लिए एक जो मैग्नीशियम का रिबन है उसको बर्नर जलाकर गर्म करते हैं, और गर्म करने पर हमको क्या मिलता है, उसकी राख प्राप्त होती है, जिसको हम वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, कि प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान में जो भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं। ये है अपना रासायनिक परिवर्तन। वैसे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में तो यदि हम वस्तु को वो ही अवस्थाएं प्रदान करें, जैसे ताप, दाब, और वो अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाए, तो उसको तो हम भौतिक परिवर्तन नाम देते हैं। और यदि ताप और दाब प्रदान करने के बाद में भी पुरानी अवस्था के ऊपर न आ पाए, तो उसको रासायनिक परिवर्तन नाम देते हैं। उसके बाद में एक और क्रियाकलाप है कि जो मैग्नीशियम के रिबन वाला, मैग्नीशियम के रिबन को वायु में दहन करते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO बोलेंगे। क्या बोलेंगे? MgO। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में है
को अपन को कैसे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हम केवल ये देखकर नहीं बता सकते कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। उसके लिए कुछ प्रेक्षण होते हैं, उन प्रेक्षणों के बारे में जानकारी करते हैं। तो सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहला प्रेक्षण है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था यदि परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस हो जाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। उसके बाद में रंग में परिवर्तन, रंग का बदलाव। उसके बाद में गैस का निकास्य उत्सर्जन, अभिक्रिया में गैस निकल रही है या गैस काम में आ रही है। गैस का मतलब यहाँ ऊष्मा से लेंगे, ऊष्मा निकल रही है या फिर ऊष्मा काम में आ रही है। तापमान में परिवर्तन, तापमान बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो प्रेक्षण हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। उसके बाद में आगे चलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? ये देखिए, क्रियाकलाप 1 में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब इसको वाक्य के रूप में हमने ये लिख लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक, जिनको अंग्रेजी में रिएक्टेंट्स बोलते हैं, तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये तो हो गई अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात बनता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इसको हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? अभिकारकों के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का मतलब योग। कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उनको हम जोड़कर लिख देंगे, और ये लिखा जाएगा हमारा बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर हम लिखेंगे इसको। और उसके बाद में जो दाईं ओर है, राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे उत्पादों को, और उनके बीच में भी योग का चिन्ह लगा देंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि समीकरण कैसे बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा लिख दिया? अभिकारक लिख दिए, और राइट हैंड साइड में हमने उत्पाद लिख दिए। उसके बाद में रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उदाहरण पहले वाला ही है। इसमें मैग्नीशियम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमको जो सूत्रों की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन तीनों के सूत्र यदि ध्यान में है मन को, तो हम रासायनिक अभिकरण बना सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, तो हमने Mg लिख दिया। ऑक्सीजन का प्रतीक है O2, तो हमने O2 लिख दिया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO, तो Mg प्लस O2। ये जो तीर का निशान है बराबर भी लिख सकते हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण का नियम होता है कि अभिकारकों के योग के पश्चात जो उत्पाद बनता है उनके बीच में तीर का निशान हम लगाते हैं। तो ये हो गया अपना रासायनिक समीकरण। उसके बाद में रासायनिक समीकरण कैसा बना है, वो संतुलित है कि नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है। अपने पास एक नया उदाहरण है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल
ये है अभिकारक इसमें रासायनिक समीकरण में, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसको रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? जिंक का प्रतीक होता है Zn, Zn लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लिखते हैं H2SO4, H2SO4 लिख दिया। उसके बाद में क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है, तो ZnSO4 हमने लिख दिया, और हाइड्रोजन बन रही है तो ये हाइड्रोजन लिख दी। अब संतुलित रासायनिक समीकरण हमको बनाना है, तो हम ये देखेंगे कि जितने परमाणु जिंक के लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो समीकरण में जिंक के कितने परमाणु हैं? एक यहाँ है, एक यहाँ है। उसके बाद में हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन के H2 दो परमाणु हैं, और यहाँ भी दो परमाणु हैं। सल्फर का एक है, यहाँ भी सल्फर का एक है। ऑक्सीजन के 4 हैं, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 हैं। तो दोनों ओर की तुलना करनी पड़ती है रासायनिक समीकरण का संतुलन करने में। ये देखते हैं आगे। तो तत्व दे रखा है सबसे पहले जिंक, तत्व जिंक है। LHS में परमाणु 1, RHS में भी 1, ये अपन ने देख लिया जैसा कि मैंने बताया आपको। तो समीकरण 1.3 में जो तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद में एक समीकरण का उदाहरण और लेते हैं हम। समीकरण है अपना Fe प्लस H2O, ये आयरन है। आयरन प्लस जल बराबर Fe2O3 जो फेरस ऑक्साइड है, और ये है अपना हाइड्रोजन। तो सबसे पहले संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? हमको LHS और RHS में तुलना करनी है इनकी। तो सबसे पहले हम इनको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र को चारों ओर से एक बॉक्स बना देते हैं। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहले हमको दिया गया है उसमें हमको बदलाव नहीं करना है। उसके बाद में दूसरे चरण में परमाणुओं की अलग अलग सूची बना लेते हैं। तत्व है अपने पास और उसके परमाणुओं की संख्या दे रखी है। फिर इसका LHS में परमाणु 1 है, जबकि RHS में 3 परमाणु हैं। हाइड्रोजन का 2 और यहाँ 2 है, ये तो संतुलित पहले से ही। ऑक्सीजन का यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तीसरे चरण में हम क्या देखेंगे? सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कर लेते हैं। यहाँ सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक कौन सा है? ऑक्सीजन। चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, हमको ये ध्यान में नहीं रखना बिल्कुल कि वो अभिकारक है या उत्पाद है। पहले सबसे ज़्यादा जो परमाणु वाला है उसको करना है। तो ऑक्सीजन हमने देख लिया, तो प्रारंभ में 1 था, उत्पाद में 4 हो गया। तो अभिकारकों में इसको 4 से गुणा अपन कर देंगे। यहाँ 4 से गुणा कर दिया। चलते हैं आगे। उसके बाद में 4 से गुणा लगा दिया, 4H2 कर दिया इसको। चौथे चरण में देखेंगे कि Fe और H अब संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ाते हैं। तो प्रारंभ में जो हाइड्रोजन है उसमें अभिकारकों में 8 थे, 4 दूना 8। उत्पादों में कितने हैं? 2 दूना 4। तो यहाँ 4 है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे संतुलित करने के लिए। अब हमको आंशिक रूप से संतुलित समीकरण मिल गया। Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस
4H2। उसके बाद में Fe बच गया जो संतुलित करना शेष है। उसके बाद में ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कर लेते हैं और तीसरा तत्व चुन लेते हैं। यहाँ लोहे की बारी है। अब प्रारंभ में 1 था, यहाँ 3 थे। संतुलन के लिए 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अभिकारकों में जो आयरन दे रखा है उसको हम 3 से गुणा कर देंगे। ये देखिए 3 Fe लगा दिए और इसको 1 से गुणा करने का मतलब है यहाँ अंत में दोनों ओर परिकलन कर लेते हैं कि परमाणु बराबर है या नहीं है। देखिए यहाँ पर बराबर है क्या, यहाँ 3 Fe है तो यहाँ देखिए Fe 3 है। उसके बाद में 4 दूना 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 दूना 8 हाइड्रोजन है। 4 ऑक्सीजन है, ये 4 इसके साथ भी गुना है तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है बिल्कुल, ये 4 है। तो अब हमारा जो समीकरण है वो बिल्कुल संतुलित हो गया है। तो समीकरण की ये जो संतुलित करने की विधि है इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ध्यान में रखिएगा ये नाम, हिट और ट्रायल विधि समीकरण को संतुलित करने की विधि होती है। इसमें क्या होता है, रासायनिक समीकरणों को जो उनके परमाणु हैं उनके हिसाब से संतुलित किया जाता है। आज के वीडियो में केवल इतना ही।